हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आप सभी हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के इस सबसे भरोसेमंद हिंदी मीडियम चैनल देव एजुकेयर और आज के होने वाले इस बेहतरीन सेशन में प्यारे बच्चों। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज के इस जबरदस्त सेशन के माध्यम से हम लोग क्या करने वाले हैं सर, एक नई विषय का शुरुआत करने वाले हैं, एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं बच्चों। जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप अर्थशास्त्र को भी पढ़ाइए, तो जी हाँ, आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग अर्थशास्त्र की शुरुआत करने वाले हैं। और मैं बता दूं आप लोगों को जानकर के ये बहुत खुशी होगी कि प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन के माध्यम से न ही हम अध्याय 1 को कंप्लीट करने वाले हैं, बल्कि अर्थशास्त्र से रूबरू होने वाले हैं, परिचित होने वाले हैं। क्योंकि जब भी आप किसी नई विषय वस्तु के बारे में क्या करते हो, अध्ययन करते हो, तब आपको उसके बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। उसी उत्सुकता और जिज्ञासा को रखिए अपने मन में। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम क्या करेंगे, अर्थशास्त्र एक परिचय जो कक्षा 11वीं से लिया गया है। तो आज हम क्या करेंगे, अर्थशास्त्र से भली भांति परिचित होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए आज के इस धमाकेदार सेशन की करते हैं शुरुआत बिल्कुल ही जीरो से। उससे पहले एक चीज प्यारे बच्चों, एक किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि भैया, मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या और आसान क्या। क्या कहा गया, मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो आज के हमारे इस सेशन के माध्यम से हमने भी ठान रखा है कि अर्थशास्त्र के इस पहले अध्याय को कंप्लीट ही करेंगे और अर्थशास्त्र का परिचय आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो आइए आज के इस धमाकेदार सेशन में बने रहिए और आज के इस सेशन के माध्यम से अर्थशास्त्र से भली भांति परिचित हो जाइए। ठीक है, तो जो भी मेरे ज्ञान कौशल और अनुभव हैं, उसके आधार पर मैं जितना भी इसके बारे में बता सकता हूं, उनको बताने का भरपूर प्रयास आप लोगों को करने वाला हूं बेटा। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे इस सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और अग्रसर होते हैं कि आखिर हम आज के सेशन के माध्यम से क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के हमारे इस सेशन में कक्षा 11वीं से लिया गया है। कौन से कक्षा से सर, तो कक्षा 11वीं से अध्याय 1, जिसका नाम है भैया अर्थशास्त्र एक परिचय। अर्थशास्त्र में जैसे ही हमने कदम रखा, हमको क्या कहा गया कि सर आप अर्थशास्त्र का परिचय बता दो बच्चों को। ठीक है, तो हमने कहा चलिए अर्थशास्त्र का परिचय ही बता देते हैं बच्चों को। ठीक है, तो आइए देखते हैं और अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनका जन्म कहाँ से हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि जो ये अर्थशास्त्र है क्या है सर, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो है संस्कृत शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द है। संस्कृत शब्द के दो शब्द, मतलब पहला शब्द है जहां अर्थ और दूसरा शब्द है क्या, शास्त्र। प्यारे बच्चों, अर्थ का अर्थ क्या होता है, धन से। अर्थ का अर्थ हम क्या किससे लगाते हैं, धन से लगाते हैं। तो शास्त्र का अर्थ बेटा मैं बता दूं, किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को शास्त्र कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान का तात्पर्य होता है शास्त्र से। और इन दोनों को मिलाकर के बनता है अर्थशास्त्र। मतलब धन के क्रमबद्ध शास्त्र को ही हम क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र कहेंगे प्यारे बच्चों। वाह सर, क्या बड़ी बात कह दी आपने। क्या कहेंगे कि धन के क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र कहेंगे। चूंकि अर्थशास्त्र है तो जो संस्कृत शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो अर्थ जिसका तात्पर्य है धन से, और दूसरा शास्त्र जिसका तात्पर्य है क्रमबद्ध ज्ञान से। ठीक है, तो शास्त्र को हम क्या कहते हैं, किसी भी विषय वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को हम शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पास धन का शास्त्र, मतलब यहाँ पास हम किसका अध्ययन करने वाले हैं, धन से संबंधित जो शास्त्र होते हैं उनका क्रमबद्ध ज्ञान हमको प्राप्त होने वाला है, अध्ययन करने वाले हैं अर्थशास्त्र की मदद से प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए जानते हैं आखिर इस अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं, उनके जनक कौन है। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र के जो जनक हैं उनको कहा जाता है एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ, जो आधुनिक अर्थशास्त्र के पितामह कहे जाते हैं। किस अर्थशास्त्र के सर, तो यहां पास बता देता हूं, आधुनिक। ठीक है,
आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता हम उसे कहते हैं, किनको? एडम स्मिथ को, जो कि कौन थे सर? तो वो बेटा एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, जो कि कौन थे? एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने क्या किया था? सबसे पहले सन 1776 में, सबसे पहले क्या किया था? सन 1776 में अपने द्वारा लिखित पुस्तक में अर्थशास्त्र का जिक्र किया था उन्होंने, ठीक है, जिस पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको ही हम क्या कहते हैं? शॉर्ट में बेटा कहते हैं द वेल्थ ऑफ नेशन, कहते हैं द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से हम उनके बुक को जानते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन उनका नाम तो बहुत बड़ा था, क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसको याद रख पाना संभव है क्या? नहीं। तो हमने क्या किया? अरे भैया हमने नहीं, एडम स्मिथ जी ने ही क्या किया? उनका शॉर्ट नेम रखा भैया कि द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से आप उस बुक को जान सकते हो, ठीक है। जिनको कब प्रतिपादित किया गया था? तो सन 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसमें अर्थशास्त्र से संबंधित सारी चीजों का जिक्र किया गया था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए देखते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा की, अर्थशास्त्र को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि विभिन्न प्रकार के क्या है? अर्थशास्त्री हैं हमारे इस दुनिया में, हमारे इस संसार में, ठीक है। कहीं से भी हो, लेकिन अर्थशास्त्री बहुत लोग हैं। तो क्या हुआ कि अर्थशास्त्रियों के बीच में एक मतभेद सा आ गया कि कुछ कुछ अलग अलग टाइप के डेफिनेशन देने लग गए। तो उन सभी अर्थशास्त्रियों के दिए हुए परिभाषाओं में क्या थे? कुछ अलग पहचान थी, और उनके बीच में क्या था? कुछ मतभेद आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पास बोला गया कि आप जो है क्या कर सकते हो? 4 भागों में अर्थशास्त्र की परिभाषा को अध्ययन कर सकते हो। किस प्रकार से भैया? तो धन केंद्रित जो परिभाषा है उनको किसने दिया था? उनका प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से। किसके माध्यम से? वेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से, जिन्हीं को हम क्या कहते हैं आज के युग में या आधुनिक युग में बेटा अर्थशास्त्र के पिता कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है कल्याण केंद्रित। कल्याण केंद्रित मतलब मानव कल्याण से संबंधित रहा ये, ठीक है। तो उसके बारे में क्या किया गया? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा जो लिखित पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1890 में प्रतिपादित किया गया, उसमें मानव कल्याण से संबंधित चीजें बताई गई, ठीक है। उसके बाद दुर्लभता संबंधित मतलब दुर्लभता केंद्रित जो परिभाषा दी गई वो किनके द्वारा दी गई? तो लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा, जिनको ही हम क्या कहते हैं? प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं। उन्होंने क्या किया था? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस का प्रतिपादन किया था सन 1932 में प्यारे बच्चों। कब किया था सर? तो सन 1932 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिसमें भी उन्होंने क्या किया? दुर्लभता केंद्रित परिभाषा का जिक्र उन्होंने किया था अपनी पुस्तक में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं विकास केंद्रित परिभाषा पर। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं, वी ए सैमुअल्सन जी ने क्या किया? इकोनॉमिक्स नाम से ही क्या किया था? 1918 में एक पुस्तक लिखी थी, सॉरी 1948 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या किया? विकास पर केंद्रित करके क्या की? अर्थशास्त्र की हमको परिभाषा दी। तो यहाँ पास विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा क्या किया गया? अलग अलग क्या किया गया है? अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई, जिस पर कुछ मतभेद भी हुए, ठीक है। लेकिन उससे परे, उसके विपरीत क्या किया गया? उन सभी के परिभाषाओं को देखते हुए एक परिभाषा लिखी गई, जिसी को हम आज क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान के रूप में देखते हैं बेटा, ठीक है। तो एक चीज और बता दूं, यहाँ पास आप जैसे कि देख रहे हो 1776 में तो एडम स्मिथ ने क्या किया? आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कहे जाने वाले एडम स्मिथ के द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशन नाम से पुस्तक लिखी गई या प्रतिपादित किया गया बेटा, ठीक है। तो क्या उससे पहले अर्थशास्त्र नहीं हुआ करता था? जी मैं बता दूं, उससे पहले लगभग उससे 2000 साल पहले, कितने वर्ष पहले? 2000 वर्ष पहले बेटा हमारे जो इंडिया है, हमारी जो भारत है, वहां पास क्या थे? कौटिल्य, चाणक्य, जिनका पूरा नाम विष्णुगुप्त मौर्य था। क्या नाम था? विष्णुगुप्त मौर्य था। उनके द्वारा क्या किया गया था? अर्थशास्त्र के नाम से ही पुस्तक लिख डाली गई थी।
किस नाम से? अर्थशास्त्र के नाम से। तो यहाँ पास मैं बता दूं, अर्थशास्त्र जो शब्द है, कौन सा शब्द सर? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र पहली बार यहाँ पास जो एडम स्मिथ है, जिनको हम अर्थशास्त्र के पिता के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा नहीं बताया गया। इससे 2000 वर्ष पहले कौटिल्य पंडित, जिनको हम चाणक्य कहते हैं, क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं, जिनका बेटा क्या था? पूरा नाम था विष्णुगुप्त मौर्य। उनके द्वारा क्या किया गया था? 2000 वर्ष पूर्व ही अर्थशास्त्र के नाम से पुस्तक लिखी जा चुकी थी। तो अर्थशास्त्र का जो जिक्र है वो चाणक्य के द्वारा 2000 वर्ष पहले ही किया जा चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा, जिनको हम सामाजिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। मतलब किसी भी व्यक्तित्व का या समाज का जो क्या होता है, क्रमबद्ध ज्ञान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिर अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या कहता है प्यारे बच्चों। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत वैकल्पिक प्रयोग वाले, यहां पास मैं बता दूं, वैकल्पिक प्रयोग मतलब किसी भी वस्तु का एक से अधिक प्रयोग होना वैकल्पिक प्रयोग कहलाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पास बोला गया वैकल्पिक प्रयोग वाले उपलब्ध सीमित संसाधनों का उपयोग मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर संतुष्ट करने के लिए किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। प्यारे बच्चों मैं बता दूं, जो साधन है वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के साधन होते हैं? दो तरीके के। एक तो होता है प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन वे साधन है जो हमको प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, और कृत्रिम साधन वे साधन है जो मानव निर्मित है। ठीक है, जैसे कि प्रकृति के द्वारा हमको क्या दिया गया? प्रकृति के द्वारा हमको जमीन दी गई, भूमि दी गई, है ना। और कृत्रिम क्या है? जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये शर्ट पहने हुए, ये व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, ये माइक मैंने जो लगाया है, ये व्यक्ति के द्वारा बनाए गए, लोगों के द्वारा बनाए गए। तो ये कुछ साधन है, ठीक है, जो लिमिटेड है, परंतु जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो क्या है? असीमित है प्यारे बच्चों, मैं बता दूं। इसीलिए कहा जाता है ना कि बोला जाता है कि आविष्कार ही, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट में, अगर मुझको याद आ जाता है तो। ठीक है, यहाँ पास बोला गया कि सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, क्या बोला गया है? सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? वैकल्पिक प्रयोग वाले, जो एक से अधिक प्रयोग होने वाले संसाधन हैं, उनका हम क्या करते हैं? सीमित संसाधनों का उपयोग हम क्या करते हैं? अपनी, हम प्राणी जो हैं, हम मनुष्य जो हैं, अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पास बोला गया कि वैकल्पिक प्रयोग। अब जैसे वैकल्पिक प्रयोग में बता दूं प्यारे बच्चों, जैसे कि हम ले लेते हैं भूमि का एक टुकड़ा ले लेते हैं बेटा। अब भूमि के एक टुकड़े में ही हम क्या करते हैं? जो किसान बंधु होते हैं वो एक फसल में हम उगा लेते हैं कि चलो मान के चलते हैं हम कृषि का कार्य करते हैं, तो पहले हमने उत्पादित कर दी धान की फसल। हमने पहले क्या उगा लिया? धान का उत्पादन कर लिया। फिर हमने क्या किया? 4 महीने के बाद उसमें गेहूं का उत्पादन कर लिया, फिर तिल का उत्पादन कर लिया, फिर हमने उसमें सरसों का उत्पादन कर लिया, मक्का का उत्पादन कर लिया। मतलब कहीं ना कहीं हमने प्यारे बच्चों क्या किया? उस एक छोटी सी जमीन के टुकड़े की बलबूते हमने विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक प्रयोगों को किया उस पर, और फलतः हमको क्या प्राप्त हुआ? हमने क्या किया? पहले धान की फसल की, फिर मक्का की, फिर गेहूं की, फिर सरसों की, फिर तिल की। तो यहाँ हमने क्या किया? वैकल्पिक प्रयोग किए उस भूमि के एक टुकड़े का। ठीक है, तो वैकल्पिक प्रयोग आप लोग को समझ में आ गए होंगे, मुझे लगता है भली भांति से। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि भैया हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन चीजों का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में भी तो बता दो। तो आइए बताते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन, जैसे कि हमने अभी अभी क्या किया था, एक उदाहरण लिए थे, भूमि के एक टुकड़े में बेटा हमने क्या किया था? धान की फसल का उत्पादन किया था, मक्के की फसल का उत्पादन किया था, सरसों की फसल का उत्पादन किया था, है ना। आप बाजरा की कर लो। उपभोग, अब उपभोग से तात्पर्य क्या है बेटा? तो बेटा जिस वस्तुओं का आप उपयोग करते हो उसी को तो हम उपभोग कहते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए, अब उपभोग का तात्पर्य ये नहीं है कि केवल खाने से है,
है ना। आप जिन भी वस्तुओं का उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करते हो, अपने जीवन निर्वाहन के लिए करते हो, वो सभी वस्तुओं का आप उपभोग करता हो प्यारे बच्चों। और उसी को हम क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। हमारे द्वारा की जाने वाली जो भी वस्तुएं जिनका उपयोग हम करते हैं उसी को हम उपभोग कहते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है विनिमय। नेक्स्ट क्या है, विनिमय। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं, विनिमय व्यापार में होने वाले व्यापारिक लेन देनों का, आदान प्रदान का, या कहा जाए कि वस्तुओं को हम क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। पहले जमाने में होता क्या था कि जो साधन थे या जो भी चीजें रहा करती थी वो बहुत लिमिटेड थे। ठीक है, अभी भी लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि अभी बहुत ज्यादा हो गई है। तो क्या हुआ करते थे, कुछ चीजें जो हैं वो हमको बहुत कम मात्रा में मिलते थे, कृषि भी करते थे तो बहुत कम फसल होता था। ठीक है, तो उस समय के लोग क्या करते थे, एक दूसरे को आदान प्रदान करते थे, सामानों को एक्सचेंज करते थे। अब मान के चलिए मेरे पास जो धान की फसल है वो ज्यादा हो गई, किसी के पास गेहूं की फसल है वो ज्यादा हो गई, तो हम क्या करेंगे, धान के बदले में उनसे गेहूं लेंगे और वो हमसे गेहूं के बदले में धान लेंगे। ठीक है, यहाँ पास तो हो गई एक्सचेंज की बात, जिसी को हम कहते हैं विनिमय, और उसी को हम कहते हैं आदान और प्रदान, लेन और देन बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है वितरण। हम क्या करते हैं, या सरकार के द्वारा आपने देखे होंगे अभी वितरण किया जाता है। क्या वितरण किया जाता है, चावल वितरण किया जाता है, बांटा जाता है चावल को, है ना। ये भी एक प्रकार से क्या है, वितरण का ही एक भाग है, क्योंकि सरकार के द्वारा गरीबों को क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, चावल दिया जाता है हमारे इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, निवेश। तो किसी भी व्यवसाय में या किसी भी वस्तु को बनाने में जो भी खर्चा किया जाता है उसी को तो हम निवेश कहते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि हमने क्या किया था, एक भूमि के टुकड़े में हमने अनेक प्रकार के क्या की थी, फसलें की थी। जैसे कि हमने धान की फसल की थी, मक्के की फसल की थी, तिल की फसल की थी, गेहूं की फसल की थी, हमने क्या किया था, सरसों की फसल की थी। तो उस पर जो लागत आती है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उस पर जो लागत आती है उसको क्या करेंगे, हम तो देंगे भैया, खर्चा जो होगा वो हम देंगे, है ना। उसी को तो हम निवेश कहेंगे बेटा, क्योंकि हमने क्या किया, उस फसल के बदले में, उस फसल के बदले में हमने क्या किया, उसका जो भी खर्च आता है उसका हमने भुगतान किया, ताकि उस निवेश की गई धनराशि से हमको क्या प्राप्त हो, और धन की प्राप्ति हो। और धन की प्राप्ति के लिए ही धन का निवेश अनिवार्य है बेटा। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया निवेश। एक है राजस्व, और लास्ट है ये राजस्व बेटा। मैं बता दूं, राज्य से संबंधित है, राष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसमें सर, तो अर्थशास्त्र में प्यारे बच्चों। ठीक है, किसमें आप अध्ययन करते हो इसका, अर्थशास्त्र में हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, तो अर्थशास्त्र के रूप, मतलब अर्थशास्त्र को कितने रूपों में या कितने भागों में हम अध्ययन करते हैं। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र को हम दो भागों में अध्ययन करते हैं। एक तो होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक क्या होता है सर, व्यष्टि अर्थशास्त्र, मतलब जिसी को हम सूक्ष्म भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म भी कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा क्या है सर, समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यापक अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से सर, व्यापक अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्यारे बच्चों मैं बता दूं, सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। बड़े पैमाने पर किसी भी व्यापारिक संगठन का या किसी भी राजस्व का या किसी भी राष्ट्र का सामूहिक आय हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, बेरोजगारी दर हो गया, ये राष्ट्रीय लेवल पर किया जाता है, मतलब समग्र राष्ट्र का किया जाता है। इसीलिए उसे समष्टि अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं आखिर व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमने बोला व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, व्यष्टि का अर्थ पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसके अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर समष्टि को चलेंगे। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थ बेटा मैं बता दूं, जो अंग्रेजी का एक शब्द है, व्यष्टि जो है अंग्रेजी का एक शब्द है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो। जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रो। आपने सुना होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पास बोला भी गया ना कि व्यष्टि अंग्रेजी शब्द है माइक्रो। ठीक है, और माइक्रो का हिंदी रूपांतरण ही क्या है, व्यष्टि है।
जो कि ग्रीक भाषा या ग्रीक शब्द माइक्रोज से, किससे सर? माइक्रोज। ये माइक्रोज से लिया गया है, उत्पन्न हुआ है मतलब निकला हुआ है। ठीक है, उत्पन्न का मतलब होता है व्युत्पन्न। ठीक है, व्युत्पन्न का तात्पर्य होता है निकला हुआ प्यारे बच्चों। क्या होता है? निकला हुआ। ठीक है, तो जिसका अर्थ क्या होता है? स्मॉल या छोटा। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो छोटे पैमाने पर क्या करता है? अर्थशास्त्र का अध्ययन करने का जो कार्य है वो करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पास बता दिया गया कि अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा है प्यारे बच्चों जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन एवं अवलोकन किया जाता है। मतलब हम क्या करते हैं कि छोटे पैमाने पर किसी व्यक्ति विशेष या किसी आर्थिक इकाइयों का, छोटे पैमाने पर आर्थिक इकाइयों का हम अध्ययन करने का कार्य करते हैं। किसके अंतर्गत? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं? व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र। जैसे कि मैंने आपको बोला कि व्यष्टि को हम सूक्ष्म भी बोलते हैं, तो यहाँ पास व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलो या सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलो, तात्पर्य एक ही है प्यारे बच्चों। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? मांग, पूर्ति, कीमत, बचत, ब्याज, मजदूरी, लाभ इत्यादि का अध्ययन करते हैं। और ये किस लेवल का होता है? छोटे लेवल का, मतलब व्यक्तिगत। मान के चलिए मैं क्या करूंगा, मेरे अपने तक सीमित रखूंगा, तो मैं अपने मांग के बारे में पढ़ूंगा भैया। मैं क्या करूंगा? इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अपनी मांग का अध्ययन करूंगा, अपनी पूर्ति का अध्ययन करूंगा, अपने द्वारा लाए गए सामान की कीमत का अध्ययन करूंगा, अपनी बचत का अध्ययन करूंगा, ब्याज का अध्ययन करूंगा, मेरे द्वारा किए गए कार्यों की मजदूरी का मैं क्या करूंगा? अध्ययन करूंगा भैया, मेरे द्वारा कमाए गए लाभ का मैं अध्ययन करूंगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, या कहा जाए किसी भी छोटी आर्थिक इकाइयों का मैं अध्ययन करूंगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोगों को भी समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट समष्टि अर्थशास्त्र की ओर। तो प्यारे बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र भी क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की तरह अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, मतलब जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का, जैसे हमने क्या किया था, हिंदी रूपांतरण देखे थे, मतलब माइक्रोस का हिंदी रूपांतरण क्या है? व्यष्टि। ठीक उसी प्रकार से प्यारे बच्चों एक और शब्द है अंग्रेजी का ही जिसका हिंदी रूपांतरण है समष्टि। ठीक है, यहाँ पास बोला गया है मैक्रो। समष्टि जो है वो मैक्रो का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, यहाँ पास माइक्रो का हिंदी रूपांतरण कौन था? व्यष्टि। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों मैक्रो का हिंदी रूपांतरण है समष्टि। ठीक है, जो किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा के माइक्रो शब्द से लिया गया है। किससे? मैक्रोज। ठीक है, वो भी माइक्रोज है, ये भी माइक्रोज है। ठीक है, यहाँ पास माइक्रोज से व्युत्पन्न मतलब फिर से निकला हुआ। क्या सर? निकला हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? लार्ज या बड़ा होता है। ठीक है, मतलब समष्टि का अर्थ हो गया लार्ज या बड़ा। तो आइए जानते हैं कि आखिर समष्टि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? समग्र। समग्र का तात्पर्य होता है सामूहिक। समग्र का तात्पर्य क्या है? सामूहिक। ठीक है, या बड़े आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, या क्या किया जाता है? बड़े आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और उसी अर्थशास्त्र को हम क्या कहते हैं? समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी आर्थिक इकाइयों का या व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र में ठीक उसके विपरीत हम क्या करते हैं? समग्र या बड़े आर्थिक इकाइयों का हम अध्ययन करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो आइए जानते हैं इसमें कौन कौन सी चीजों का अध्ययन हमको करना है। सामूहिक मांग, जैसे हम क्या करते थे व्यष्टि अर्थशास्त्र में, हम एक व्यक्तिगत विशेष की मांग का अध्ययन करते थे, लेकिन हम यहाँ पास क्या करेंगे? जैसे कि
कि मान के चलिए हमारे गांव में कितने लोग हैं, 1000 लोग हैं, मान लेते हैं 1000 लोग हैं। अब 1000 लोगों की मांगों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्यारे बच्चों। सामूहिक पूर्ति, तो सामूहिक पूर्ति भी प्यारे बच्चों मैं बता दूं सामूहिक पूर्ति भी मैं बता दूं प्यारे बच्चों, हम अध्ययन अगर करेंगे सामूहिक पूर्ति की, तो हम क्या करेंगे कि हम उस 1000 लोगों की सामूहिक पूर्ति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पास बोला गया सामान्य कीमत स्तर, तो जो सामान्य कीमत स्तर है किसी भी वस्तुओं का, उसका अध्ययन करेंगे हम लोग सामूहिक रूप से। अब एक वस्तु की नहीं बेटा, बात हो रही है हजारों वस्तु की जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, राष्ट्रीय आय मतलब हमारे जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति कितनी आय बन रही है, इसका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं प्यारे बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं बेटा। किसके अंतर्गत बताइए, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। बेरोजगारी दर, अगर हम बेरोजगारी के बारे में अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों, किसका अध्ययन करते हैं सर, बेरोजगारी का बेटा। ठीक है, अगर आप बेरोजगारी का अध्ययन करते हो तो आप क्या कर सकते हो, बड़े पैमाने पर सामूहिक रूप से बेटा समग्र बेरोजगारी का आप क्या कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्यारे बच्चों। यहाँ पास बैंकिंग से संबंधित जो भी अध्ययन करना है आपको, वो भी किससे संबंधित होंगे, या किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत आप उसका अध्ययन करोगे, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये तो रही व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र प्यारे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोग किन किन इकाइयों का अध्ययन करते हैं उसके बारे में हमने भली भांति अध्ययन किया इन छोटी छोटी बिंदुओं के माध्यम से। ठीक है, तो आइए जानते हैं और किन किन चीजों को हमको जानना चाहिए अर्थशास्त्र के इस परिचय के इस सेशन में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं मानवीय क्रियाएं, कि मानव की जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, मानवीय क्रियाएं से तात्पर्य क्या है। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं, मनुष्य के द्वारा किए जाने वो समस्त कार्य, मनुष्य के द्वारा या प्राणियों के द्वारा किए जाने वाला वो समस्त कार्य, ठीक है, मानवीय क्रियाएं कहलाती हैं जो धन अर्जन करने के लिए किया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है, यहाँ पास बोला गया मनुष्यों के द्वारा की जाने वाली वे सभी क्रियाएं उनके जीवन यापन, आवश्यकताओं की पूर्ति या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, मानवीय क्रियाएं कहते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पास बोला गया ना कि मनुष्यों के द्वारा, प्राणियों के द्वारा। अब ऐसा तो नहीं है कि हम मनुष्यों को छोड़ करके कोई अन्य जो जीव है वो काम करते हैं। आपने कभी देखा है कि बैल ऑफिस जाता है, बैंक जाता है क्या बैल? जो कुत्ते होते हैं वो खेती करते हैं क्या? नहीं करते हैं। जो ऑफिस जाने का कार्य होता है वो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, बैंक जाने का कार्य जो होता है वो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, प्राणियों के द्वारा किया जाता है, कोई जानवर नहीं जाता है बेटा वहां, है ना। तो यहाँ पास बोला गया मानवीय जो क्रियाएं होती हैं वो मनुष्यों के द्वारा की जाने वाली वे सभी क्रियाएं जो उनके जीवन यापन, मतलब हम जो भी कार्य करते हैं हमारे जीवन यापन के लिए करते हैं, है ना। तो जीवन यापन या आवश्यकताओं की पूर्ति या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, मानवीय क्रियाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा मैं बता दूं कि कोई भी व्यक्ति काम करने जाता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति क्या करता है, मजदूरी करने जाता है, तो वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही जाता है, ताकि वो काम करे तो काम के बदले में, मजदूरी करने के बदले में उनको मजदूरी प्राप्त हो, है ना। और मजदूरी जैसे ही प्राप्त होती है तो वो क्या करता है, जो मजदूरी उनको मिली है उनसे ही अपने परिवार और अपना जीवन यापन का जो भी सामान है, आवश्यकताओं का जो सामान है, वस्तुएं हैं, उसको वो खरीद करके लाता है, ताकि उसका जीवन यापन जो है वो क्या हो सके, सुचारू रूप से चल सके प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको मैं फिर से बता दूं कि मनुष्यों के द्वारा की जाने वाली वे सभी क्रियाएं जो उनके जीवन यापन या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, वे सारी की सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, मानवीय क्रियाएं कहलाती हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो मानवीय क्रियाएं होती हैं बेटा वो दो प्रकार की होती हैं। मानवीय क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, एक तो होती है आर्थिक और दूसरी होती है अनार्थिक। आर्थिक और अनार्थिक, तो ये जो मानवीय क्रियाएं कौन कौन सी हैं, आर्थिक और अनार्थिक। ठीक है, तो ये आइए आज के इस अनार्थिक पर चलते हैं। अनार्थिक क्रिया किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो ऐसी समस्त क्रियाएं जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय
एवं निवेश संबंधित कार्य किए जाते हैं आर्थिक क्रिया कहे जाते हैं या कहलाते हैं। तो मैं बता दूं एक चीज और, अपने शब्दों में अगर मैं बोलूं कि मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाली वे समस्त क्रियाएं, किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा, प्राणियों के द्वारा किए जाने वाली वे समस्त क्रियाएं जो धन अर्जन करने की दृष्टिकोण से किए जाते हैं, वे सभी की सभी क्रियाएं प्यारे बच्चों आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने के बदले में भी मुझे कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास जैसे कि मेरे साथ कुछ ऑफलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ऑफलाइन बच्चों के माध्यम से मुझे क्या मिल रही है? मजदूरी मिल रही है, मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पास कुछ ना कुछ चीजें मुझे मिल रही हैं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? धन अर्जन करने के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। तो यहाँ पास मैंने अपना ही सबसे बड़ा उदाहरण दिया कि कोई भी कार्य करते हैं तो उससे धन अर्जन होता है, जिससे आपको धन की प्राप्ति हो बेटा, वही तो आपकी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं प्यारे बच्चों। और यहाँ पास बोला गया कि ऐसी समस्त क्रियाएं जिसके अंतर्गत क्या होता है? उत्पादन होता है। आपने कि खेत में क्या किए थे उत्पादन के रूप में? धान का उत्पादन किया था, फसल किए थे, मक्का का उत्पादन कर लिया था, फसल किए थे, है ना। आपने गेहूं का फसल किया, गेहूं को उत्पादित कर लिया। आपने क्या किया? बाजरे का भैया फसल कर लिया, तिल का फसल कर लिया, सरसों का फसल कर लिया। आपने एक छोटी सी टुकड़े जमीन का क्या किया? वैकल्पिक प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन वहां पास कर लिया बेटा, है ना। तो यहाँ पास बोला गया कि जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है, उपभोग किया जाता है। मैंने आपको बोला कि जिन वस्तुओं का हम क्या करते हैं बेटा? उपयोग करते हैं, उसी को तो उपभोग कहते हैं बेटा। विनिमय, विनिमय से तात्पर्य क्या है? तो मैंने आपको बताया कि विनिमय से तात्पर्य है लेन देन, आदान प्रदान या अदला बदली, जिसको हम शॉर्ट या अपने भाषा में समझ सकते हैं, लेन देन, आदान प्रदान या अदला बदली, जिसी को हम एक्सचेंज कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। निवेश, हम क्या करते हैं? उत्पादन करने के लिए पहले खुद ही पैसा लगाते हैं, जिससे हमको क्या हो? भारी मात्रा में मुनाफा हो, ठीक है। इन सभी से संबंधित कार्यों को क्या किए जाते हैं? आर्थिक क्रिया के अंतर्गत किए जाते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। इसमें होता यूं है कि दुर्लभ साधनों का उपयोग मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे दुर्लभ साधन, दुर्लभ साधन वे साधन होते हैं बेटा जो हमको बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। अब वो कौन से साधन हो सकते हैं सर? तो मैं आप लोगों को एक भाग की तरफ लेके चलूंगा रामायण के, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब शत्रुघ्न के द्वारा मेघनाद के द्वारा, किसके द्वारा? मेघनाद, रावण का जो लड़का था, बड़ा बेटा था, उनके द्वारा, मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण को क्या मारा गया था भैया? एक तीर छोड़ी गई थी, इंद्रबाण, ठीक है। तो उस इंद्रबाण से, उन इंद्रबाण के प्रहार से बेटा मैं बता दूं, वो जो राम जी के जो भाई थे लक्ष्मण जी, राम जी के कौन थे? भाई जो थे लक्ष्मण जी, वो युद्ध के दौरान मूर्छित हो गए थे, ठीक है। क्या हो गए थे? मूर्छित हो गए थे। और तब यहाँ पास जो हमारे पास जो साधन बचता था, दुर्लभ जो साधन था, एक जड़ी बूटी था। और उस जड़ी बूटी जो साधन थी, वो जहाँ पास युद्ध चल रहा था वहां से कम 2500 किलोमीटर दूर था, जिसको किसने लेकर के आए थे? हनुमान जी ने। किसने लेकर के आए थे? हनुमान जी लेकर के आए थे उसको, ठीक है। तो यहाँ पास जो दुर्लभ साधन है वो, जैसे कि वो जड़ी बूटी जो क्या होते हैं, विश्व में कहीं कहीं पास बस मिलती हैं, हमेशा हर जगह अवेलेबल नहीं रहती हैं, और उन्हीं साधनों को हम क्या कहते हैं? दुर्लभ साधन कहते हैं। और उन्हीं दुर्लभ साधनों का उपयोग हम क्या करते हैं? मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो जमीन का टुकड़ा था, उनका हमने वैकल्पिक प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन कर रखा था प्यारे बच्चों, ठीक है। क्यों किया था विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। नेक्स्ट है अनार्थिक क्रियाएं। जैसे कि हमने आर्थिक क्रिया देखी, अब देख लेते हैं अनार्थिक क्रियाएं। तो यहाँ पास कहा गया कि यह क्रियाएं धन अर्जन करने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो धन अर्जन करने के उद्देश्य से की जाती हैं, उसमें मैंने आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दिया खुद का, जो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफलाइन वाले बच्चों से फीस तो ले रहा हूँ ना, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, कहीं ना कहीं पढ़ाने के बदले में मैं क्या कर रहा हूं? धन अर्जित कर रहा हूं,
ठीक है। तो यहाँ पास जो भी मैं क्रिया कर रहा हूँ वो किस उद्देश्य से कर रहा हूँ, धन अर्जन करने के उद्देश्य से, तो यही तो मेरे लिए आर्थिक क्रिया हो गई बेटा। तो उसके ठीक विपरीत जो अनार्थिक क्रिया होगी वो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं, अपितु क्या की जाती हैं, वो एक शौक है, पैशन है बेटा, मैं बता दूं। ठीक है, यहाँ पास बोला गया कि बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक या व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए किया जाता है। जैसे कि धार्मिक क्रियाएं हो गई, सामाजिक सेवाएं हो गई, या शौक हो गया। अब इसका मैं एक उदाहरण दूंगा। अब आप लोग कहोगे सर जो पुजारी होते हैं, ठीक है बच्चों, जो मंदिर के पुजारी होते हैं, तो क्या बेटा वो पैसों के लिए वहां पूजा पाठ करते हैं ईश्वर की? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है कि जो पुजारी होते हैं वो पैसों के लिए पूजा करें। अपने ईश्वर की, आराध्य की जो देवी देवताएं होती हैं बेटा, उसकी पूजा वो स्वयं स्वेच्छा से करते हैं, है ना, वो पैसों के लिए नहीं करते हैं। तो ये हो गई एक अनार्थिक क्रिया जो बिना किसी पैसों के किए जाते हैं, बिना किसी धन अर्जन के किए जाते हैं। ऐसी क्रिया को तो ही हम क्या कहते हैं बेटा? अनार्थिक क्रिया कहते हैं, जो उस पुजारी के द्वारा किए जाते हैं किसी भी मंदिर में, किसी भी टेम्पल में। ठीक है, जो क्या करते हैं, उस ईश्वर की आराधना करते हैं जिसके बदले में उनको कुछ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, वो थी एक धार्मिक क्रिया। सामाजिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं मैं बता दूं प्यारे बच्चों, जैसे कि आपके गांव के मुखिया, आपके गांव के जो मुखिया होते हैं, जैसे कि हमारे इधर सरपंच होते हैं, तो सरपंच के द्वारा क्या किया जाता है, आप अपने गांव के जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को करने का जो काम है वो किनका होता है भैया? सरपंच का होता है, मुखिया का होता है। तो क्या वो सारी चीजें काम करने के बदले में हमसे पैसे लेते हैं? नहीं। तो वो क्या है? एक सामाजिक सेवाएं हैं। शौक बेटा मैं बता दूं, मैं कोई नौकरी पेशा वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं नौकरी पेशा वाला व्यक्ति नहीं हूं। ये मैं जो टीचिंग का कार्य करता हूं वो अपने शौक के लिए करता हूं। किस उद्देश्य से करता हूं? अपने शौक के लिए करता हूं प्यारे बच्चों। मैं कोई नौकरी पेशा वाला इंसान नहीं हूं, नहीं मैं कोई स्कूल का एक टीचर हूं। ठीक है, मैं बता दूं, मैं अपने इस शौक के लिए, इस पैशन के लिए आप लोगों को पढ़ाने का कार्य करता हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये तो हो गई अनार्थिक क्रिया। ठीक है, आर्थिक समस्याएं, आखिर जो आर्थिक समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, और फिर जानेंगे प्यारे बच्चों आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं आर्थिक समस्याएं क्या हैं। जो उपलब्ध सीमित साधनों के माध्यम से असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करते समय जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं? आर्थिक समस्या कहते हैं। आर्थिक समस्या मूलतः चयन की समस्या होती है प्यारे बच्चों। यहाँ पास बोला गया कि जो उपलब्ध सीमित संसाधन हमारे पास अवेलेबल है, जैसा कि मैंने आपको बता दिए थे, जो संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? एक तो प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन, जो मानवों के द्वारा, प्राणियों के द्वारा क्या होता है? बनाया गया होता है। जैसे कि मैंने बोला कृत्रिम साधन, है ना। तो यहाँ पास जितने भी हमारे पास साधन है वो क्या है? लिमिटेड है। रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है प्यारे बच्चों, लेकिन उनके ही माध्यम से हम क्या करते हैं? हम अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी आवश्यकताओं को क्या कर सकते हैं? पूरा करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। और उन प्रयासों को करते वक्त हमको जिन चुनौतियों का, जिन समस्याओं का, जिन परेशानियों का बेटा हमको सामना करना पड़ता है, उन्हीं परेशानियों को, उन्हीं चुनौतियों को, उन्हीं समस्याओं को हम क्या कहते हैं? आर्थिक समस्या कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भैया जिन भी चीजों का हम क्या करते हैं? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं, और उन उपयोग आवश्यकता को हमको संतुष्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? जिन भी चुनौतियों का, जिन भी समस्याओं का, जिन भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन्हीं समस्याओं को, उन्हीं परेशानियों को, उन्हीं चुनौतियों को बेटा हम क्या कहते हैं? आर्थिक समस्या कहते हैं। जिन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? आर्थिक जो समस्या होती है वो मूल रूप से चयन की समस्या होती है, कि हम किस वस्तु का चयन करें अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए। अब मैं बता दूं आवश्यकता, जैसे कि हम लोगों को, मनुष्यों को क्या होती है? मुख्य रूप से 3 चीजों की आवश्यकता होती है बेटा। एक तो होता है कौन सा सर? एक कौन सा होता है बता दीजिए? पहला होता है रोटी,
पहला कौन सा होता है? रोटी। दूसरा होता है प्यारे बच्चों कपड़ा, दूसरा होता है कपड़ा, और तीसरा होता है बेटा मकान। ठीक है, तीसरा क्या होता है? मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों हमारी सबसे बड़ी आर्थिक समस्या है। हमारे जो मनुष्य हैं, हम जो मनुष्य हैं, प्राणी हैं, उनमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोटी, कपड़ा और मकान की होती है। और इन्हीं को संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जिन भी चुनौतियों का, जिन भी परेशानियों का, जिन भी भैया समस्याओं का हमको सामना करना पड़ता है, उसी को प्यारे बच्चों हम कहते हैं आर्थिक समस्या। ठीक है, आइए जानते हैं आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं, आवश्यकताओं का असीमित होना। जो हमारी आवश्यकताएं हैं बेटा वो क्या है? असीमित है। हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं असीमित हैं। मान के चलिए आपके पास 10,000 रुपए की आय है और 12,000 रुपए का आप खर्च करते हो, मतलब जो है आपकी जो आवश्यकता क्या है? सीमित नहीं है, असीमित है। इनकम तो सीमित है, रिसोर्स तो सीमित है, आपके साधन तो सीमित है, परंतु आपके जो आवश्यकता है वो असीमित है। कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम एक आवश्यकताओं को पूरा करते ही दूसरी आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। हमारे एक आवश्यकता को क्या करते ही, पूरा करते ही बेटा दूसरी आवश्यकता हमारे साथ उठ खड़ी होती है कि हमको इस चीज की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, अभी गर्मी के सीजन में क्या होगा कि भैया गर्मी के सीजन में होता यूं है कि अब मान के चलिए आपके पास पंखे हैं आपको हवा लेने के लिए। क्या है सर? पंखे हैं हवा लेने के लिए। अब आपका मांग क्या करेगा? पंखे तो आ गए, क्या एक कूलर ले लें? अब कूलर आ जाएगा तो आपका मांग क्या रहेगा? अरे कूलर से भी काम नहीं चल रहा है, हमको क्या चाहिए? एसी चाहिए। अब क्या हो रही है, आपकी जो सीमित आय है बेटा उससे आपकी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। मतलब आपका जो आवश्यकता है, आपकी जो पूर्ति है वो कहीं ना कहीं खालीपन सा रह गया है कि आप क्या करना चाहते हो, उसको पूरा करना चाहते हो बेटा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या चीजें हो रही हैं कि अपने असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हम लोग क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि हमारी आवश्यकता क्या है? असीमित है, इसीलिए तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है ना, कि हम क्या करते हैं, एक समस्या का समापन होते ही दूसरी समस्या आ खड़ी होती है। जैसे कि पंखे की समस्या खत्म हुई, कूलर की समस्या आ गई, कूलर की आवश्यकता हमको पड़ गई, कूलर की समस्या खत्म हुई, हमारे पास एसी की समस्या आ गई, है ना। हमारी जो समस्याएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती प्यारे बच्चों, मैं बता दूं। ठीक है, नेक्स्ट है उपलब्ध साधनों का सीमित होना। जैसे कि हमारी जो आवश्यकता है वो तो सीमित है, सॉरी असीमित है, लेकिन जो साधन है वो क्या है? सीमित है। जैसे कि यहाँ पास हमने क्या किया था? वैकल्पिक प्रयोग कर दिया था एक भूमि के टुकड़े पे। तो क्या आपके पास अलग अलग भूमि नहीं है कि आप एक में धान का फसल कर लो, एक में बाजरे का फसल कर लो, एक में मक्के का फसल कर लो, या एक में गेहूं का फसल कर लो। आपके पास अलग अलग भूमि भी तो हो सकती है, लेकिन आपके पास अलग अलग भूमि नहीं है। आपके पास जो साधन है भूमि का वो एक ही है बेटा, और जिसका आप क्या करते हो? वैकल्पिक प्रयोग करते हो। मतलब कहीं ना कहीं जो आपके साथ आर्थिक स्थिति या आर्थिक समस्या खड़ी होती है वो आपके आर्थिक समस्या जो है वो उपलब्ध साधनों के सीमित होने के कारण भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होना। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि हम क्या करते हैं कि किसी भी एक साधन का बेटा हम लोग वैकल्पिक प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी एक साधन का हम लोग वैकल्पिक प्रयोग करते हैं, मतलब एक से अधिक प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने भूमि का लिया था, अब ले लेते हैं दूध का। हम ले लेते हैं किसका? दूध का। अब आपको खीर बनाना है तो आप खीर बनाने के लिए क्या करोगे? दूध का ही इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आपको उसी की जगह छाछ बनाना हुआ तो आप दही बना लोगे उसको। क्या बनाना हुआ? तो छाछ बनाना हुआ तो आप उसको दही बना लोगे। पनीर बनाना हुआ तो, ठीक है, पनीर बनाने के लिए उसको अलग सा शेप दे दोगे, है ना। तो हमने क्या किया? दूध का भी बेटा वैकल्पिक प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पास जो भी विभिन्न प्रकार के साधन हमारे पास सीमित रूप से पाए जाते हैं उनका हम क्या करते हैं? वैकल्पिक प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, एक से अधिक प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों।
ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं, ये मेरे ज्ञान, कौशल और अनुभव के आधार पर मैंने इस अर्थशास्त्र को आप लोगों को एक छोटे से सेशन के माध्यम से समझाने का भरपूर प्रयास किया। अगर हाँ, हो सकता यूं था कि थोड़ा और ज़्यादा बेहतर ढंग से समझाता तो और अच्छा रहता आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे ज्ञान, कौशल और अनुभवों के आधार पर मुझसे जितना भी बन पड़ता था मैंने आप लोगों को ये अर्थशास्त्र से परिचित करवाने का भैया निर्णय लिया था, वो अभी सफल हुआ। अगर बेटा आप लोगों को ये क्लासेस समझ में आती हैं, ठीक है, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको बेटा ऐसे ही ना नए नए तरीके से, नए नए रिसोर्सेज से आप लोगों को क्या हो भैया, ऐसे ही अलग अलग अंदाज में सेशन प्राप्त होते रहें। तो बेटा मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में। भैया हमने जैसे कि यहाँ पास बोला कि अर्थशास्त्र को हम आज शुरुआत कर रहे हैं और अंत भी करेंगे इस परिचय के सेशन को। तो हमने क्या किया, परिचय जान लिया। अब अगले सेशन में हम क्या करेंगे, अगले अध्याय में जाएंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, सांख्यिकी के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, सांख्यिकी से परिचित होने वाले हैं, संख्या से क्या होने वाले हैं, परिचित होने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो मैं फिर से बारंबार बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले सेशन के वीडियोज आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद।